नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलेंगे जिसने भारत का नक्शा और तकदीर दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। ये कहानी है मसालों की, महत्वाकांक्षा की और समंदर पर कब्जे की। ये कहानी है कि कैसे यूरोप की ट्रेडिंग कंपनियां भारत आई थी व्यापार करने, लेकिन फिर यहीं की मालिक बनने के लिए एक दूसरे से ही लड़ने लगीं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुट्ठी भर व्यापारी जो सिर्फ मुनाफा कमाने के इरादे से आए थे, वो धीरे धीरे इस विशाल देश के शासक बन बैठे? चलिए इस बड़ी ही दिलचस्प पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अपने इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे यूरोप की उस बेचैनी से जिसने उन्हें भारत के लिए एक समुद्री रास्ता ढूंढने पर मजबूर किया। फिर देखेंगे कि कैसे पुर्तगाली सबसे पहले यहां पहुंचे, उनके बाद डच आए और फिर मैदान में उतरी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम उन मशहूर कर्नाटक युद्धों को भी समझेंगे जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए, और आखिर में इस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इन सब में से आखिर अंग्रेज ही क्यों जीते। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस एक चिंगारी से जिसने खोज के एक नए युग को जन्म दिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि यूरोप के लोग खतरनाक समंदरों को पार करके भारत पहुंचना चाहते थे? ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये दुनिया में पावर के समीकरण को बदलने की एक कोशिश थी। देखिए इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सदियों से भारत और यूरोप के बीच व्यापार बिचौलियों के जरिए होता था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरब व्यापारियों का इन रास्तों पर कब्जा हो गया। लेकिन गेम चेंजर था साल 1453, जब ऑटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया तो जमीन से भारत जाने का जो मेन रास्ता था वो लगभग बंद हो गया। अब यूरोप को भारतीय मसाले, रेशम ये सब मिलना मुश्किल हो गया, और जो मिलता था वो सोने के भाव मिलता था। ये एक तरह का आर्थिक संकट था, लेकिन इसी संकट ने एक नए अवसर को जन्म दिया। पुनर्जागरण की वजह से यूरोप में खोज की एक नई भावना जगी थी, और जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी भी बेहतर हो चुकी थी। अब वो अपना रास्ता खुद खोजने के लिए तैयार थे। और इस दौड़ में बाजी मारी पुर्तगालियों ने। वो समंदर के रास्ते भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपियन बने, और उन्होंने हिंद महासागर में व्यापार के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। ये टाइमलाइन पुर्तगालियों के पूरे सफर को दिखाती है। 1498 में वास्को ड गामा का कैलिकट पहुंचना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, इसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। इसके बाद पुर्तगालियों ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पकड़ मजबूत की। 1510 में गोवा पर कब्जा करना एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे उन्हें एक ऐसा मजबूत अड्डा मिला जिसे उन्होंने, आप सोचिए, 450 सालों तक अपने पास रखा, जब तक कि 1961 में भारत सरकार ने उसे वापस नहीं ले लिया। पुर्तगालियों की जो शुरुआती स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही क्लियर और क्रूर थी। उनके पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एक पॉलिसी लेकर आए, ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब सीधा था, जमीन पर किले बनाने में क्यों उलझना जब आप समंदर के राजा बन सकते हैं। जिसका समंदर पर कंट्रोल होगा उसी का व्यापार पर कंट्रोल होगा। और इसे लागू करने के लिए उन्होंने कार्टेज सिस्टम शुरू किया। ये एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था। हिंद महासागर में किसी भी जहाज को, यहां तक कि भारतीय जहाजों को भी, पुर्तगालियों से कार्टेज नाम का एक पास खरीदना पड़ता था, और अगर नहीं खरीदा तो वो उस जहाज को लूट लेते थे। ये समंदर पर अपनी दादागिरी स्टैब्लिश करने का एक तरीका था। अल्मेडा के ये शब्द उनकी पूरी सोच को बयां कर देते हैं। पूरा फोकस नेवल सुप्रेमेसी पर था। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही जबरदस्त सोच थी, और इसी ने पुर्तगालियों को शुरुआती बढ़त दिलाई। तो उनसे पहला सबक जो बाकी यूरोपियों ने सीखा वो यही था कि असली पावर समुंदर में है, और ये सबक अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से याद रखा। अच्छा, पुर्तगालियों के पीछे पीछे आए डच। ये भी एक जबरदस्त कॉम्पिटिटर थे, लेकिन इनका फोकस थोड़ा अलग था। डचों को भारत में साम्राज्य बनाने से ज्यादा दिलचस्पी थी पैसे में, खासकर इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों से होने वाले मुनाफे में। तो डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई और भारत में कई जगह अपने ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए। उनकी स्ट्रैटेजी थी भारत से कपड़ा खरीदकर उसे इंडोनेशिया के मसाला बाजार में बेचना, और इससे उन्हें जबरदस्त मुनाफा होता था। अंग्रेजों के साथ उनकी दुश्मनी बहुत गहरी थी। इसका सबसे भयानक उदाहरण है 1623 का अम्बोयना नरसंहार, जहां डचों ने कुछ अंग्रेज व्यापारियों को बेरहमी से मार डाला था। इस एक घटना ने दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी। हालांकि भारत में डचों का खेल ज्यादा लंबा नहीं चला। 1759 में हुगली की लड़ाई में अंग्रेजों ने उन्हें बुरी तरह हराया, और भारत में उनकी कहानी लगभग खत्म हो गई।
और अब बात करते हैं उस कंपनी की जो इस पूरी रेस में विजेता बनकर उभरी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी कहानी है धैर्य की, कूटनीति की और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करते जाने की। अंग्रेजों की शुरुआत कुछ खास नहीं थी। 1609 में कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गए, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। असली टर्निंग पॉइंट आया 1612 में। सूरत के पास समंदर में कैप्टन बेस्ट ने एक छोटी सी लड़ाई में कुछ ऐसा कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने पुर्तगालियों के शक्तिशाली जहाजी बेड़े को हरा दिया। इस एक जीत ने जहांगीर को बहुत इंप्रेस किया। उन्होंने देखा कि ये अंग्रेज समुंदर में पुर्तगालियों को टक्कर दे सकते हैं। बस यहीं से अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई। इसके बाद सर थॉमस रो जैसे डिप्लोमैट्स ने धीरे धीरे और भी रियायतें हासिल की और अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। लेकिन अंग्रेजों के हाथ असली जैकपॉट लगा 1717 में। उस वक्त के मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने उन्हें कुछ ऐसे फरमान यानी शाही आदेश दिए जो इतने फायदेमंद थे कि उन्हें कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस एक दस्तावेज ने कंपनी की किस्मत ही पलट कर रख दी। तो आखिर इन फरमानों में ऐसा क्या था? आसान भाषा में कहें तो कंपनी को लगभग टैक्स फ्री व्यापार करने का गोल्डन टिकट मिल गया था। बंगाल जैसे अमीर प्रांत में सिर्फ 3000 रुपए सालाना देकर वो बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए जितना चाहें व्यापार कर सकते थे। और सबसे बड़ी चीज थी दस्तक जारी करने का अधिकार। सोचकर देखें, एक ऐसा पास जिससे आपका माल कहीं भी बिना कोई टैक्स या टोल दिए जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी पावर थी जिसका बाद में कंपनी के अफसरों ने अपने निजी व्यापार के लिए भी जमकर गलत इस्तेमाल किया। इस एक फरमान ने कंपनी को अपने सभी कॉम्पिटिटर्स पर जबरदस्त बढ़त दिला दी। अब तक अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और डचों को तो साइडलाइन कर दिया था, लेकिन उनका सबसे बड़ा और आखिरी प्रतिद्वंदी अभी बाकी था, फ्रांसीसी। भारत पर यूरोपियन सुप्रीमेसी की आखिरी लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच लड़ी गई, जिन्हें हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। ये स्लाइड दूसरे कर्नाटक युद्ध की पॉलिटिक्स को बहुत साफ तरीके से समझाती है। देखिए, ये कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, ये एक प्रॉक्सी वॉर थी। मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी भारतीय रियासतों के अंदरूनी झगड़ों में कूद पड़े। हैदराबाद और कर्नाटक में जब गद्दी के लिए लड़ाई हुई तो फ्रांसीसियों ने एक दावेदार को सपोर्ट किया और अंग्रेजों ने दूसरे को। ये भारतीय राजाओं के कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना साधने की एक बहुत ही चालाक रणनीति थी। इस लंबी खींचतान का अंत हुआ 1760 में वांडी वॉश की लड़ाई में। इस एक लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसियों की किस्मत पर ताला लगा दिया। जनरल आयरकूट की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने ऐसी जीत हासिल की जिसने भारत में फ्रांसीसियों के राजनीतिक सपनों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो अब हम अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पे पहुंचते हैं। आखिर अंग्रेजों में ऐसा क्या खास था कि वो पुर्तगाली, डच और खासकर अपने सबसे बड़े दुश्मन फ्रांसीसियों को हराकर भारत की सुप्रीम पावर बन गए? इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी कामयाबी किसी एक वजह से नहीं थी। ये कई सारे फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन था, जिसमें उनकी कंपनी का स्ट्रक्चर, उनकी नेवी की ताकत और उनकी आर्थिक नीतियां सब कुछ शामिल था। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, मतलब वो फैसले तेजी से ले सकती थी और उसका पूरा ध्यान मुनाफे पर था। वहीं फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी इदारे जैसी थी, धीमी, ब्यूरोक्रेटिक और हर चीज के लिए पेरिस से ऑर्डर का इंतजार करती थी। अंग्रेजों की नेवी कहीं ज्यादा मजबूत थी, जो उनकी सप्लाई लाइन की गारंटी थी। और सबसे जरूरी बात, अंग्रेजी कंपनी का मोटो था बिजनेस फर्स्ट। इसका मतलब उनके पास पैसों की कमी नहीं होती थी। दूसरी तरफ फ्रांसीसी लोग अक्सर इलाका जीतने पर ज्यादा ध्यान देते थे, जिससे उनके पास हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। और भी कई वजहें थीं। अंग्रेजों के पास रॉबर्ट क्लाइव और आयरकूट जैसे कई बेहतर मिलिट्री लीडर्स थे। उनकी सेना ज्यादा डिसिप्लिन थी। उस वक्त ब्रिटेन में एक स्टेबल सरकार थी, जबकि फ्रांस में क्रांति होने वाली थी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था, जिससे उन्हें एक टेक्निकल एज मिला। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ब्रिटेन के पास एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम था, जिससे वो अपनी लड़ाइयों को फंड करने के लिए आसानी से बड़े बड़े कर्ज ले सकते थे। ये एक ऐसी फाइनेंशियल ताकत थी जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। वांडी वॉश की लड़ाई हो या कोई और, ज्यादातर लड़ाइयों में दोनों तरफ भारतीय सिपाही ही लड़ रहे थे, जिनकी संख्या यूरोपियों से कहीं ज्यादा होती थी। तो ये एक गंभीर सवाल उठता है, क्या आखिरकार भारतीय शासकों की आपसी फूट और भविष्य को न देख पाने की कमी ही थी, जिसने किसी बाहरी ताकत के लिए यहां कब्जा करने का रास्ता बना दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।